हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिएवल हिस्ट्री के पार्ट 4 वीडियोस में। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो पिछले मेरे जो वीडियोस मैंने डाली हुई थी 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आज हम 4th वीडियो में जाएंगे मिडिएवल हिस्ट्री के, जो कि है सतीश चंद्र के एज ऑफ कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इसमें क्या क्या कौन सी स्टेट्स ऐसे थे जो कि कन्फ्लिक्ट आ रहे थे, उनके बीच कन्फ्लिक्ट हो रही थी, किस तरह की बाहर से कुछ इन्वेजन हो रहे थे जिसके वजह से कन्फ्लिक्ट हो रही थी, कौन कौन सी जगह पे कन्फ्लिक्ट हो रही थी। तो मिडिएवल टाइम पे पीरियड पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे मिडिएवल टाइम चल रही थी, उसी दौरान इंडिया के आसपास जितने सारे कंट्रीज़ है, इंडिया से दूर भी जितने सारे कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रही थी। तो इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो सकता है, इसलिए मैंने एज ऑफ कन्फ्लिक्ट को थोड़ा डिवाइड किया है 2 3 4 वीडियो में। तो ये पार्ट 1 है उसकी, जिसमें हम पढ़ेंगे गाज़ियाबाद के बारे में। बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स आप पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो ही आप बहुत देर तक इसको याद रख पाओगे। अगर हम हापाजेटली ऐसे पढ़ लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रहने वाला। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। आपको अपने ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव से, अपने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक मैप प्रोवाइड कर रही हूँ। इसका वजह ये है क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाली हूँ आगे, वहाँ पे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउदर्न एशिया, इस बारे में थोड़ी बात होगी। तो अगर आपको दिमाग में मैप, एशिया की मैप कंप्लीटली बैठ जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो सब कुछ आपको याद रह जाएगा धीरे धीरे करके। अगर मैप आप नहीं समझ पाओगे, अगर मैप आपको याद नहीं रख पाओगे कि कौन सी पीरियड में क्या हुआ था, वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री रहती है, ईस्टर्न एशिया में, नॉर्दर्न एशिया में, साउथर्न एशिया में क्या क्या कंट्री वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आप वो दिमाग में नहीं रख पाओगे तो शायद आप समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो देखिए, हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली तुर्की के टर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टर्क्स अगर होता है तो इसके लिए तुर्की के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टर्क्स जो होते हैं पर्टिकुलरली तुर्की से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, ये जो टर्क्स होते थे, ये जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये पर्टिकुलरली टर्क्स के बारे में बात करता है। टर्क्स कैसे इंडिया में आए, किस तरह से इंडिया में अपने वो राज्य एम्पायर जमाए, और किस तरह से किस किस के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो इसके बारे में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे। लेकिन तब जो टर्क्स थे वो सिर्फ तुर्की में कन्फाइंड नहीं थे। उनका जो राज था वो सेंट्रल एशिया और पर्टिकुलरली वेस्टर्न एशिया, और उसके साथ साथ हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें उनकी राज चल रही थी। ठीक है, और ये जो तुर्क थे, देखिए हम पर्टिकुलरली ये जो चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, ये सब आ गए ईस्टर्न एशिया में, और इंडिया, पाकिस्तान, ये सब आ गए साउदर्न एशिया में, और वेस्टर्न एशिया सीरिया, इराक, सऊदी अरबिया, देन ईरान के कुछ पार्ट, और ये तुर्की, ये सब आ गया वेस्टर्न साइड में। और सेंट्रल एशिया में आ गया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब एक किर्गिज़स्तान, ये सब आ गया सेंट्रल एशिया में। तो पर्टिकुलरली जो तुर्क्स थे वो हर एक एरिया में फैले हुए थे। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वो अभी जो तुर्क है और उस वक्त जो तुर्क थे उनके बीच में बहुत ही डिफरेंस, बहुत ही फासले थे, क्योंकि अभी जो तुर्क है वो ज़्यादातर मुस्लिम पाए जाएंगे, लेकिन तब जो तुर्क्स थे वो मिक्सचर ऑफ वेराइटी ऑफ रिलीजियंस से बिलोंग करते थे। ऐसे नहीं कि ओनली मुस्लिम्स थे। पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स तुर्क थे तब वो थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा डोमिनेंट थे, वो ज़्यादा उनका राज चल रहा था। लेकिन हर एक तरह की मुस्लिम्स भी, सॉरी, हर एक तरह की रिलीजियंस भी को लेकर तुर्क्स जो होते थे वो पाए जाते थे। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों को दिमाग में आ गया तो किस तरह से हमने मैप पढ़नी है, देखनी है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो हम अब शुरू करेंगे किस तरह से एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनी। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी के एंड होते होते जो अब्बासिड कैलिफेट थे, अब्बासिड कैलिफेट पर्टिकुलरली वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में उनकी राज चल रही थी। ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, उनकी बहुत ताकतवर पावर थी। तो वो जो कैलिफेट थी वो डिक्लाइन होने लगी धीरे धीरे।
ठीक है। और ये जो डिक्लाइन होने लगा उसके जगह लेने लगी इस्लामाइज्ड तुर्क्स। ये आपको देखनी है पर्टिकुलरली इस्लामाइज्ड तुर्क्स। मैंने आपको बताया जो तुर्क थे वो ओनली इस्लामाइज्ड नहीं थे, बहुत सारे अलग रिलीजन से भी बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ओनली इस्लामाइज्ड तुर्क उस जगह को ले लिए, अब्बासिड खलीफेट की जगह को। आज प्लेस गार्ड्स एंड मर्सिनरी सोल्जर्स, सॉरी पैलेस गार्ड, कुछ पैलेस के गार्ड्स थे, वो भी तुर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत कैपेबल थे। उन्होंने आकर राज जमाने लगे। और मर्सिनरी सोल्जर्स, पर्टिकुलरली अगर आप मर्सिनरी की बात करें तो मर्सिनरी का मतलब ये होता है सोल्जर्स जो ओनली पैसे के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। वो एक ही इंसान के लिए तब तक लॉयल रहेंगे जब तक उनको वहाँ से पैसा मिल रहा है या फिर उनकी जो चाहिए वो चीज़ मिल रही है, तो तब तक वो लॉयल रहेंगे। अगर दूसरे कोई जगह से कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छी अच्छी खासी पैसा मिल रही है, तो उनकी लॉयल्टी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मर्सिनरी सोल्जर्स ये बहुत ही ताकतवर होते थे, ठीक है। और ये मर्सिनरी सोल्जर्स और पैलेस गार्ड जो तुर्क्स थे वो पर्टिकुलरली इस्लामाइज्ड तुर्क थे और उन्होंने अब्बासिड खलीफेट की जगह ले ली धीरे धीरे करके। और स्लोली धीरे धीरे क्या हुआ, वो किंग मेकर्स बन गए, ठीक है। धीरे धीरे वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन को मिलाकर छोटे छोटे स्टेट्स बनाने लगे और वहाँ पे एक एक किंग को बैठाने लगे, मतलब किसी किसी को बैठाने लगे जिसको किंग बोला जाता था, ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लाइंड एंड प्रोविंशियल गवर्नर स्टार्टेड गेटिंग इंडिपेंडेंट स्टेटस। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी अब्बासिड खलीफेट की, वो जो जब डिक्लाइन करने लगी तो धीरे धीरे प्रोविंशियल गवर्नर्स मतलब अपनी इंडिपेंडेंसी गेन करने लगे। तो साइड बाय साइड वो जो जितने सारे स्टेट्स होते थे, जितने सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, वो जो अब्बासिड खलीफेट ने उनको कैप्चर करके रखा हुआ था, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगे और वो इंडिपेंडेंट स्टाटस बनाने लगे। तो उसके क्या हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स प्रोविंशियल गवर्नर्स बन गए, बहुत सारे स्टेट्स बन गए, तो उनको यूनिट करके रखा हुआ था कैलिफ ने, ठीक है। कैलिफ एक, ये भी एक मुस्लिम कम्युनिटी होते हैं ये कैलिफ, जिनको अमीर उल उमर कहा जाता था। और उनका पर्टिकुलरली ये मीनिंग है कमांडर ऑफ कमांडर्स। वो कमांडर्स टाइप के होते, कमांडर के कमांडर होते थे, बहुत ही पावरफुल होते थे वो। उनकी वजह से ये डिफरेंट स्टेट्स जो प्रोविंशियल गवर्नर इंडिपेंडेंट हो रही थी उसको वो यूनिट करके एक ही जगह पे रख रहे थे, मतलब उसकी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये अमीर उल उमर जो होते हैं कैलिफ, उनको सुल्तान कहा गया। सुल्तान मतलब किंग। धीरे धीरे उनको किंग कहा गया क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। बहुत सारे जो स्टेट्स होते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थे छोटे बड़े, उनको भी, उनके ऊपर भी राज कर रहे थे, ठीक है। तो इसी दौरान क्या हुआ, इस एंड ऑफ 9th सेंचुरी के दौरान कुछ एम्पायर बिल्ड होने लगे और कुछ एम्पायर फॉल करने लगे। ये बहुत ही रैपिड सक्सेशन में हो रहा था, मतलब कुछ एम्पायर बहुत ही जल्द ऊंचे ऊंचे उठ रहे थे और बहुत ही जल्द फॉल हो रहे थे। तो द तुर्किश ट्राइब्समैन ब्रॉट विद देम द हैबिट ऑफ रूथलेस प्लंडर। ये जो तुर्क्स के एंटर होने के बाद ये जो चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, तो अथर ये बोल रहे हैं वो जो तुर्किश ट्राइब्समैन थे जो कि आ रहे थे अभी धीरे धीरे, वो जो अपने तबाही मचा रहे थे, वो बहुत रूथलेस प्लंडर कर रहे थे। मतलब रूथलेस प्लंडर मतलब जानवर की तरह जहाँ पे जाते थे वो तबाही मचाते थे, प्लंडरिंग करते थे, थीप करते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, बहुत मारते पीटते थे, इस तरह की काम करते थे। और ये उनकी जो तबाही मचाने की बहुत ही बड़ी मेन कॉज ये थी, मेन रीजन ये थी कि उनके पास बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस थी। और ये हॉर्सेस के, और जो हॉर्सेस थे वो बहुत हार्डीवुड हॉर्सेस थे। और ये जो तुर्क थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और 100-100 किलोमीटर तक वो हॉर्स के ऊपर ट्रैवल कर सकते थे, इस तरह की कैपेसिटी रखते थे। इसलिए ना उनके लिए ये सब किसी के पास, आप लोग को पता होगा अगर कुछ पावर आ जाती है तो वो किस तरह से पावर में हम अगर पॉलिटिकल बात करें, जो पॉलिटिक्स में आते हैं लोग, उनके पास अगर पावर आ जाती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अच्छे से पावर को यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पावर को मिस यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरह से जब तुर्क के पास बहुत सारे पावर हो जाते थे और उनके पास इतने सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस होते थे, वो अपने पावर में चूर होके बहुत ही प्लंडर मचाते थे। सो दे कुड कवर इनक्रेडिबल डिस्टेंस ऑन हॉर्स बैक, ठीक है।
अब तब क्या हो रहा था, ये तो हो गया वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया के बारे में। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में गुर्जर और प्रतिहार जो एम्पायर थी वो धीरे धीरे ब्रेकअप हो रही थी। मतलब गुर्जर अलग हो रहे थे, प्रतिहारस अलग हो रहे थे, और कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दिख रहा था नॉर्थ इंडिया में। एज ए रिजल्ट तुर्की स्टेट्स रोज इन नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड इन वेस्ट एशिया। और इसके साथ क्या हुआ, इस चीज़ का फायदा उठाते हुए तुर्की स्टेट्स क्या हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर देकर इंडिया के अंदर घुसने लगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो काबुल थे, कांधार एंड इट्स नेबरिंग एरियाज, अभी हमारे जो पाकिस्तान एरिया है, आपको तो पता है हमारे इंडिया पहले पाकिस्तान के कुछ एरिया और अफगानिस्तान के कुछ एरिया को लेकर भी इंडिया बना था। तो धीरे धीरे पार्टीशन जब हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो इंडिया अलग हो गया। लेकिन तब काबुल, कांधार एंड इट्स नेबरिंग एरियाज नोन एज जाबुल एंड जमीदावार वेयर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब इंडिया को तब अल हिंद कहा जाता था। उसका तब नाम इंडिया नहीं था, इंडिया तो ब्रिटिशर्स आने के बाद इसका नाम इंडिया बना, लेकिन तब उसको अल हिंद कहा जाता था। तो बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी ये सब एरिया को इंडिया कहा जाता था। तो इस एरिया में अभी फिलहाल आप देखेंगे, इस एरिया में मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन तभी यहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू की लोग रहते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट श्राइन्स भी बहुत सारे मिले हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चले, 53.5 मीटर कोलोसल स्टैचू ऑफ बुद्धा एट बमियन केव्स फॉर रेसिडेंस ऑफ 1000 मॉन्क्स। 1000 मॉन्क के लिए एक रेसिडेंस हुआ था बामियन केव में, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि तब यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स वो नहीं रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, हिंदूज रहते थे। तो धीरे धीरे इस्लामी जब हम आगे देखेंगे किस तरह से इस्लामाइज्ड हुए लोग धीरे धीरे, और उसके बाद इस्लाम लोग वहाँ पे बैठने लगे। एरिया अप टू रिवर ऑक्सस वॉज रूल्ड बाय मेनी डिनास्टीज। जो ऑक्सस रिवर थी वहाँ पे तब तक, मतलब उस एरिया तक जो हुआ था, बहुत सारे डिनास्टीज वहाँ पे रूल कर रहे थे। और जो डिनास्टीज रूल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कनिष्का की डिसेंट थे। कनिष्का आपको पता होगा, एक इंडियन किंग थे जो कि पर्टिकुलरली कश्मीर वाला रीजन में राज कर रहे थे, तो नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली वो राज कर रहे थे। दिस किंगडम्स बैक्ड बाय मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ लोकल ट्राइब्स। ये जो किंगडम्स हुआ था, हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है हमारे इंडिया के, जो कि अभी तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया के साथ भी, ये सब एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम पर्टिकुलरली कश्मीर, जो राजस्थान, ये इस बॉर्डर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, होल नॉर्थ वेस्टर्न के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड ट्राइबल्स रहते थे, बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ट्राइब्स पीपल रहते थे। तो मिक्स्ड पॉपुलेशन वहाँ पे थी, और इसके हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट किंगडम्स पे भी वहाँ प्रेजेंट थी। कुछ एग्जांपल्स मान के चले, जैसे कि हुनास, तुर्क्स, एक्साइल्ड इरानियंस एंड इंडियंस जो कि पर्टिकुलरली होते हैं भाटी राजपूत्स, वहाँ पे प्रेजेंट थे। ऑफर्ड स्टीप रेजिस्टेंस टू द अरब। जब हमने पढ़ा कि पिछले स्लाइड में तुर्क्स एंटर करने लगे, गुर्जर प्रतिहार एम्पायर जब ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद सब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा वो एम्पायर। उसके बाद तुर्क्स एंटर करने लगे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ हिंदूज रूल कर रहे थे, डिफरेंट ट्राइब्स वहाँ पे किंगडम थी, तो उन्होंने स्टीफ रेजिस्टेंस दिया अरब लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्साइल्ड इरानियंस एंड इंडियंस, ये सब नॉन मुस्लिम्स है, मुस्लिम नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, गाज़ानाविड एम्पायर स्टार्ट हुआ। तो गाज़ानाविड एम्पायर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ये किस तरह से बना। एंड ऑफ 9th सेंचुरी ट्रांसऑक्सियाना, फिर खुरासान, पार्ट्स ऑफ ईरान वे रूल्ड बाय सामान्यड इरानियंस। मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कहाँ पे ये पर्टिकुलरली एरिया में ये सब ट्राइब्स, ये सब किंगडम्स राज कर रहे थे। ट्रांसऑक्सियाना ये सब ईरानियंस हैं। ठीक है, ईरानियंस जो कि है मुस्लिम कैटेगरी के लोग। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम लोग बास करते थे। तो ये ट्रांसऑक्सियाना होते थे, खुरासान होते थे, और ईरान के कुछ पार्ट्स के जो लोग होते थे
ईरान के कुछ पार्ट्स यहाँ पे सामानिड्स जो एक कम्युनिटी होती थी वहाँ राज कर रहे थे। और सामानिड्स जो होते थे वो कंटिन्यू बैटल विथ नॉन मुस्लिम तुर्कीज ट्राइब्समैन फॉर रिलीजन एंड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। ये जो सामानिड एरिया थी, सामानिड लोग थे, किंगडम था, उनको ये इकलौता मुस्लिम कंट्री था, मतलब मुस्लिम किंगडम था। और यहाँ पे नॉन मुस्लिम तुर्कीज तुर्कीज तो हर एक तरफ मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, मुस्लिम तुर्क्स जो होते थे वो हर एक जगह पे स्प्रेड हुए थे, जैसे कि नॉर्थ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, वेस्टर्न एशिया में, वहाँ पे नॉन मुस्लिम तुर्क्स भी रहते थे। तो उन्होंने अपने रिलीजन के, क्योंकि ये मुस्लिम थे और ये नॉन मुस्लिम थे, इसलिए रिलीजन के वजह से उनके अंदर डिफरेंट बैटल हो रही थी। और स्टेट्स मतलब राज्य जो अधिकार करने के जो इच्छा होती थी उसकी वजह से भी बैटल होती थी। और इसके साथ ए न्यू टाइप ऑफ सोल्डर्स बॉर्न किया जिसका नाम था गाजी। और इसके वजह से इस बैटल के बीचों बीच एक गाजी सोल्जर्स बन हुए, मतलब धीरे धीरे उनको गाजी कहा गया। मेनी तुर्कीज बिकम मुस्लिम्स एंड एमर्ज एज द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स एंड क्रूसेडर्स ऑफ इस्लाम। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो गाजीस हुए वो गाजीस मुस्लिम थे, तो इसी वजह से वो बहुत पावरफुल होने लगे और ये धीरे धीरे राज करने लगे डिफरेंट एरिया में। और उसके साथ वो जितने जितने एरिया का कैप्चर करने लगे वो हर एक लोगों को कन्वर्ट करने लगे और वो धीरे धीरे मुस्लिम बनने लगे लोग। ठीक है, वो जिस जिस जगह पर जाने लगे तो मुस्लिम रिलीजन का स्प्रेड होने लगा और उन्होंने मुस्लिम का ग्रेटेस्ट डिफेंडर एंड क्रूसेडर्स मानने लगे, मतलब उनको मानने लगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पे गाज़ानाविड एम्पायर है। देखिए कहाँ गया यार, हाँ, यहाँ पे गाज़ानाविड एम्पायर है। ये पर्टिकुलरली ईरान, आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे ये टोटल एरिया ईरान की है, लेकिन वहाँ पे कुछ ईरान के जो था, और यहाँ पे जो ये था सामानिड एम्पायर यहाँ पे राज कर रहा था, गाज़ानाविड एम्पायर जहाँ पे है। ठीक है, और ये मुस्लिम्स थे। यहाँ पे जो नॉर्थ एशिया से सॉरी सेंट्रल एशिया से जो उनके ऊपर नॉन मुस्लिम तुर्क्स कम्युनिटी अटैक कर रहे थे, वो पर्टिकुलरली आज के ज़माना में जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब एरिया है सेंट्रल एशिया, वहाँ पे तब ना कोई मुस्लिम नहीं रहते थे। वहाँ पे सब हिंदू और डिफरेंट कैटेगरी के रिलीजन के लोग रहते थे, तो उन्होंने मुस्लिम के ऊपर ज़्यादातर हमले करने लगे। तो आज के ज़माने में जितने सारे कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, जितने सारे स्थान होते हैं, आज वो धीरे धीरे, आज के ज़माने में वो धीरे धीरे मुस्लिम बनने लगे। ठीक है, और इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे शाही कम्युनिटी जो कि पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट एंड हिंदुइज्म, इस कम्युनिटी की राज होती थी। ये यहाँ पे हमारे जो इंडियन बॉर्डर है, प्रतिहारा ग्रुप, गुर्जर प्रतिहारा ग्रुप, चालुक्य ग्रुप, यहाँ पे कनिष्क का राज कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा एम्पायर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो गाज़ानाविड एम्पायर के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे। तो अब क्या होता है, जो सामान्य गवर्नर्स होते थे ईरानियन की, तो उन्होंने जो गवर्नर थे अल्प तिगिन, वो तुर्की स्लेव बन चुके थे। ठीक है, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम भी बनाया जिनका कैपिटल उन्होंने एट गजनी में लगाया। ठीक है, ये जो तो अब क्या हुआ, जो सामान्य गवर्नर्स को जो उनके चारों तरफ जितने सारे तुर्कीज नॉन मुस्लिम्स कंट्री थे वो सब मतलब उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि गाजी नाम की एक सोल्जर्स जो उन्होंने बर्न किया, उस टाइप की कैटेगरी कम्युनिटी के सोल्जर्स बर्न किए। और ये जो गाजी कम्युनिटी होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो ये जो सोल्जर्स उन्होंने मंगवाई या फिर बनाई, तो ये एक होते थे, बहुत सेल्फिश होते थे। सेल्फिश मतलब उनको जहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, वो मर्सिनरी सोल्जर्स होते थे। अच्छे खासे पैसा मिल रहे थे, अच्छे खासे उनके ऊपर उनके बेनिफिट होते थे, वो वहीं पे लॉयल हो जाते थे। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे। वो जो गाजी सोल्जर्स होते थे, वो जहाँ पे जाते थे तबाही मचाते थे। ठीक है, तो प्लंडर बहुत ही करते थे और उनको एक ऐसी पावर दिया गया था कि उनको पर्टिकुलरली कुछ रेंट नहीं मिल रही थी। ठीक है, लेकिन उनको ये पावर दिया गया था कि जो वो जहाँ भी वो प्लंडर करेंगे, वहाँ पे जितने सारे वो लूट-फाट करेंगे वो सब उनका हो जाएगा। ठीक है,
इसी हिसाब से वो बहुत ही तबाही मचाते थे और जो भी चाहते थे वही ले आते थे। किसी की वाइफ हो गया, चिल्ड्रन हो गया, घर हो गया, पैसा हो गया, कुछ भी वो लूट-पाट करते थे। तो वो बहुत ही मतलब उसको क्या बोलते थे, क्रूर क्रूर टाइप के लोग होते थे, सोल्जर्स होते थे। तो सामान्य किंगडम्स तो धीरे-धीरे क्या हुआ, सामान्य किंगडम भी ख़त्म होने लगी और वो जो गाजी सोल्जर थे, उनकी डोमिनेंस होने लगी। ठीक है? उन्होंने क्या किया, धीरे-धीरे सामान्य किंगडम के जो रूलर्स थे, उनको डिफीट करने लगे और उनके ऊपर अपने अधिकार जमाने लगे। तो धीरे-धीरे वो जो गाजी सोल्जर्स थे, वो गजनी में अपने किंगडम को, अपने जो अस्तित्व को इम्पोर्टेंस देते हुए, अपने अस्तित्व को इम्प्रूव करते हुए वहाँ पे एक किंगडम बनाया जिसका नाम था गाज़नाविड, ठीक है? और गाज़नाविड धीरे-धीरे उस जगह पे अपने राज बनाने लगे और ये टोटली एक इस्लामिक आइलैंड्स बन गया, इस्लामिक लैंड बन गया। तो धीरे-धीरे गाज़नाविड में जो थे मोहम्मद असेंड थ्रोन इन 1998। तो उन्होंने 1998 से 1030 तक गजनी में राज करने लगे और मोहम्मद, आपको बता दूं, एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल किंग थे, बहुत ही पावरफुल सुल्तान थे। उन्होंने बस 17 बार इंडिया को रेड करने की कोशिश की और बहुत सारे वेल्थ वगैरह और बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय किया। हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इस तरह की वो एक इंसान थे, क्रूर इंसान थे। वो सिर्फ प्लॉन्डरिंग में ही अपने प्लंडरिंग में बिलीव रखते थे। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ पे राज करने की उनकी मोटिव नहीं थी। उनकी मोटिव थी, जहाँ पे मैं जाऊँगी वहाँ पे प्लंडर करके सब कुछ लेकर घर में आ जाऊँगा। तो क्या हुआ, मोहम्मद इस तरह के एक इंसान बन गए तो उनको कंसिडर्ड ए हीरो बाय मिडिएवल मुस्लिम हिस्ट्रियंस। जो मिडिएवल मुस्लिम हिस्ट्रियंस थे, मुस्लिम जो मुस्लिम ईरा तब चल रही थी, वहाँ पे मिडिएवल मुस्लिम की जो मिडिएवल हिस्ट्री चल रही थी, वहाँ पे मोहम्मद के एक हीरो की तरह माना जाता है। क्यों? स्टाउट एग्नेस्ट डिफेंस एग्नेस्ट द सेंट्रल एशियन तुर्किश ट्राइबल इन्वेडर्स। तभी जो मैंने आपको बताया ना, जो जगह पे वो गाज़ानाविड सामानिड किंगडम कहाँ पे था, ईरान में। तो वहाँ पे जो गाज़ानाविड्स, उनको रिप्लेस किया गाज़ानाविड्स। तो लेकिन उनके आसपास जो चारों तरफ जो कंट्रीज़ थे, जो इलाका था, वहाँ पे तो नॉन मुस्लिम्स जो वगैरह थे उनको रिपीटेडली अटैक हो रही थी उन जगह पे। तो इस मुस्लिम कंट्री, क्योंकि गाज़ानाविड एकदम मुस्लिम थी, इस मुस्लिम स्टेट को वो हमेशा डिफेंड किए, हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए और बहुत ही पावरफुल तरीके से वो उनको डिफेंड करते थे। तो इसी वजह से इनको हीरो माना जाता था। तुर्किश जो इन्वेडर्स थे उनको बहुत ही पावरफुल तरीके से वो प्रोटेक्ट कर मतलब डिफेंस कर रहे थे। द प्राउड इरानियंस हैड नेवर एक्सेप्टेड द अरबिक लैंग्वेज एंड कल्चर। देखिए, आप लोगों को पता होगा, जो इस्लामिक कंट्री, जो इस्लाम रिलीजन स्टार्ट हुआ वो अरब में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? लेकिन जो स्टार्ट हुआ था वो दो तरह की इस्लाम थे, एक अरबिक इस्लाम थे और एक ईरानियन, जिनको बाद में पर्शियन भी बोला गया। दो तरह की इस्लाम इस्लामिक रिलीजन वो स्टार्ट हुआ। लेकिन जो अरब थे वो कभी ईरानियन या फिर पर्शियन को एक्सेप्ट नहीं किया और जो ईरानियन थी वो कभी अरब को एक्सेप्ट नहीं किए। तो इन दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट लगी रहती थी। तो इसी वजह से जो ईरानियंस थे, पर्टिकुलरली गाज़ानाविड वहाँ पे राज करने लगे अब। लेकिन जो पहले से ही ईरानियंस थे, उन्होंने कभी भी अरेबियन लैंग्वेज और कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से सामानिड थे ईरानियंस, वो भी कभी अरबिक लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर को सपोर्ट किया था। तो इसी वजह से जब मोहम्मद वहाँ पे आ गए, तो उन्होंने ईरानियन स्पिरिट के रेनेसांस के हिसाब से उनको सभी मानने लगे। क्योंकि ईरानियन जो कल्चर थी, सॉरी, ईरानियन इस्लामिक कल्चर थी, उसको उसका डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया। उसको उस इस्लामिक रिलीजियन को हमेशा डिफेंड किए, प्रोटेक्ट किए। हेंस रिसर्जेंस ऑफ इरानियन पैट्रोजिम, इसीलिए उनको इरानियन पैट्रोजिम भी बोला जाता है। इरानियन पैट्रोजिम के रिसर्जेंस हिसाब से माना जाता है। पर्शियन लैंग्वेज एंड कल्चर बिकम द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ गाज़ानाविड एम्पायर। तो हालांकि नहीं, माना कि वो इरानियन कल्चर को पैट्रोजिम कर रहे थे, इसी वजह से उनको पर्शियन कल्चर एंड लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट थी। ही क्लेम्ड हिमसेल्फ द डिसेंडेंट फ्रॉम इरानियन किंग। जो मोहम्मद धीरे धीरे अपने आप को ईरानियन किंग अफ्रासियाब के डिसेंडेंट मानने लगे।
ठीक है। दस द तुर्क्स बिकम इस्लामाइज्ड एंड पर्शियनाइज्ड। तो मैंने पहले आपको बताया जो टर्क्स थे वो सिर्फ मुस्लिम, पहले से वो मुस्लिम नहीं थे, तो कुछ कुछ मुस्लिम थे लेकिन ज़्यादातर वो मुस्लिम नहीं थे, डिफरेंट रिलीजन की वेराइटी मिक्सचर थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक सडनली नहीं हो गया, वो धीरे धीरे वहाँ पे सेटल होने लगे, धीरे धीरे उनकी कल्चर मिक्स होने लगी, तो लोग अडोप्ट करना शुरू किए, तो धीरे धीरे जो इरानियन टॉक्स वहाँ पे सेटल होने लगे वो इस्लामाइज्ड हो गए और पर्टिकुलरली पर्सियनाइज्ड हो गए, अरबिक नहीं, पर्सियनाइज्ड। दिस कल्चर दे ब्रॉट विथ हिम टू इंडिया 2 centuries later। तो जब इंडिया को उन्होंने इन्वर्ट करने की कोशिश की आफ्टर 2 centuries, तो धीरे धीरे उस कल्चर, वो पर्सियन कल्चर, इरानियन कल्चर हमारे इंडिया के अंदर आने लगा। हमारे इंडिया में आप लोग देखेंगे जो जितने सारे टेम्पल्स है, जितने सारे पर्सियन कल्चर वगैरह मुस्लिम रिलेटेड है, वो सब इरानियन कल्चर है, पर्सियन कल्चर है, अरबिक कल्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो while Muhammad played an important role in defense of the Islamic states against the Turkish tribes and in Iranian culture renaissance, in India his memory is only that of plunder and a destroyer of temples। हालांकि मोहम्मद को एक इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक हिस्ट्री में, जो क्योंकि वो बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे और डिफेंस कर रहे थे इस्लामिक कल्चर को, लेकिन इन इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में, उनको एक प्लंडरर के हिसाब से माना जाता है और टेम्पल के डिस्ट्रॉयर्स हिसाब से। बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, बहुत सारे वेल्स, बहुत सारे जो मूर्ति वगैरह वो सब चुराया है, इसीलिए उनको प्लंडरर हिसाब से माना जाता है। फिर से क्या हुआ, मोहम्मद जो थे 2 सेंचुरी बाद अपने मुस्लिम कंट्री में, अपने ईरानियन में वो राज बनाते हुए वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। तो उन्होंने लगभग माना गया है 17 रेड्स इंडिया में किए थे, ठीक है। तो हर एक रेड में उनकी इरादा था प्लंडरिंग, प्लंडरर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स। इनिशियल रेड्स वेर एग्नेस्ट हिंदू शाही रूलर्स। जैसे कि आप इस मैप पे देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले भी ये मैप प्रोवाइड की थी। यहाँ पे देखिए शाही रूलर्स, सॉरी यहाँ पे देखिए शाही रूलर्स, शाही किंगडम है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये जो इंडिया थी वो कुछ पार्ट पाकिस्तान की थी। हमारा तो पाकिस्तान अलग हुआ 1947 के बाद ना, तो उससे पहले पाकिस्तान इंडिया का एक हिस्सा था। तो अफगानिस्तान की भी कुछ एरिया थी हमारे इंडिया के कब्जे में, मतलब इंडिया के ही पार्ट थी, अल हिंद जिसको बोला जाता था। तो यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर में शाही किंगडम राज करी थी, ठीक है, इसको हिंदू शाही भी बोला जाता था। तो उनको ये बात की एहसास थी कि कहीं ना कहीं गजनविड एम्पायर वो धीरे धीरे राइज कर रही है और यहाँ पे जो मोहम्मद है, किंग है, सुल्तान है, वो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते थे, इसलिए वो तैयार थे, ठीक है, पहले से ही तैयार थे। लेकिन क्या हुआ, ये जो मोहम्मद थे वो बहुत ही क्लेवर थे और बहुत ही क्या क्रूर इंसान थे, बहुत ही पावरफुल थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले शाही किंगडम के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और उनके जो शाही किंगडम के सबसे जो मशहूर किंग थे, जो सबसे पावरफुल किंग थे, वो थे जयपाल एंड आनंदपाल। ये दोनों पावरफुल थे हिंदू शाही किंगडम के। तो उन्होंने बहुत एफर्ट दिया महमूद को डिफेंस कर रेजिस्टेंस करने के लिए, वो बहुत ही एफर्ट्स लगाए। तो हिंदू शाही रूलर्स हैड बीन क्विक टू सी द डेंजर टू देम। वो उनको एहसास था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि महमूद हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि उनको प्लंडरिंग करना है। तो धीरे धीरे और उसकी इस्लामिक कल्चर को भी स्प्रेड करना है, ठीक है, अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट स्टेट ऑन देयर साउथ ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। द हिंदू शाही रूलर जयपाल, तो पहले थे जयपाल, उसके बाद आए आनंदपाल, जयपाल के बाद, डेथ के बाद आनंदपाल, उनके पुत्र जो थे वो हो गए किंग। तो पहले जयपाल क्या किया, उन्होंने अलियंस बनाए। सामान्य जो गवर्नर थे, सामान्य किंगडम तो गाजी सोल्जर्स उनको रिप्लेस कर रहे थे। तो सामान्य जो गवर्नर थे उनके साथ, गजनी का, उनके साथ उन्होंने अलियंस बनाया। फिर भाटी रूलर ऑफ द एरिया अराउंड मुल्तान, उनके साथ भी अलियंस बनाया। और अमीर ऑफ मुल्तान, ये सबको मिला के वो एक अलियंस बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उसके बाद वो गजनी के ऊपर हमला करने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उनको डिफीट का सामना करना पड़ा और उनका जो कोalition था, उनका जो अलियंस था, वो कोलैप्स हो गई, ठीक है। इन रिटेलिएशन क्या हुआ, आप अगर किसी के ऊपर हमला करेंगे तो वो भी रिटेलिएशन में तो हमला करेंगे ना। जैसे कि आपको पता है ईरान और वो जो
क्या चल रहा था, हमारे जो इसराइल, इसमें जो रिटेलिएशन में कुछ युद्ध वगैरह होता है, इस तरह से रिटेलिएशन में क्या किया, गाज़ियाबाद रूलर ने काबुल और जलालाबाद तक कब्जा कर लिया। ठीक है, ये हो गया। तो फिर क्या होता है, तो इन द मेन टाइम क्या हुआ, द शाही रूलर जयपाल जो थे वो अगेन अपने पावर को स्ट्रेंथन करने लगे एंड बाय ब्रिंगिंग लाहौर अंडर हिज कंट्रोल। तो लाहौर उन्होंने ये किया, मतलब क्या, लाहौर को जीता और वहाँ पे अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। फिर उनका जो किंगडम था वो एक्सटेंड किया पेशावर टू पंजाब। तो शाही किंगडम की उनकी पेशावर पे किंगडम था, तो वहाँ से पंजाब तक वो अपने किंगडम को एक्सटेंड किए। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1001 में पेशावर में एक बैटल हुआ विथ मोहम्मद एंड उसमें क्या हुआ, जयपाल को डिफीट का सामना करना पड़ा। फिर मोहम्मद उनसे शाही कैपिटल जो थे वो कैपिटल अख्तियार कर लिए और थॉरोली उसको रावेज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर फ्यू डेज, ये सब चीज़ों की वजह से जयपाल एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रूलर थे, वो ये हार को संभाल नहीं सके और उसके बाद उन्होंने अपने मतलब वो उनका डेथ हो गया और उनके डेथ के बाद उनके जो पुत्र थे अनंतपाल, उन्होंने राजभार संभाले। तो डिस्पाइट द सेटबैक्स, मतलब ये सब होने के बाद भी अनंतपाल और जयपाल वो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया कर रहे थे मोहम्मद को, लेकिन उसके बाद भी वो डिफीट हो रहे थे। उसके बाद भी शाहीज की जो पॉपुलेशन थी, शाहीज जो थी पर्टिकुलरली उनकी जो पावर सिटीजन, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी सीरियस रेजिस्टेंस करने के लिए मोहम्मद की एफर्ट को। पंजाब में घुसने के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कर रहे थे। फिर आनंदपाल जो सन हुए, सन किंग हुए, तो एक डिसिसिव बैटल नियर इंडस वैली हुआ था 1009 में, जहाँ पे आनंदपाल को फिर से डिफीट के सामना करना पड़ा मोहम्मद से, और मोहम्मद उनकी जो नई कैपिटल थी नंदन इन द सॉल्ट रेंजेस उसको डिवास्टेट कर दिया, मतलब छीन भिन कर लिया। और एक पोर्ट था नागरकोट, जो कि हिमाचल के साथ आपको मिक्स नहीं करना है, हिमाचल में भी एक नागरकोट है लेकिन उसके बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद कभी हिमाचल नहीं गए, हिमाचल कश्मीर इन सब रीजन में वो कभी नहीं गए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वेदर की कंडीशन उनके फेवरेबल नहीं था, इसलिए वो जो भी कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अपने राज मतलब प्लंडरिंग कर रहे थे, वहाँ पे बैटल वगैरह कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, आनंदपाल कुछ वक्त तक लाहौर में रूल करने के लिए उनको अलाउ किया गया बाय मोहम्मद, लेकिन आज ए फ्यूडेटरी मतलब मोहम्मद की फ्यूडेटरी के हिसाब से वो वहाँ पे रूल करने लगे। लेकिन फिर कुछ ईयर के बाद लगभग 1015 में मोहम्मद ने क्या किया, लाहौर को अख्तियार कर लिया और वहाँ पे प्लंडरिंग स्टार्ट कर दी और आनंदपाल को बाहर से निकाल दिया। तो उसके बाद गाजियाबाद की टेरिटोरीज झेलम रिवर तक एक्सटेंड हो गई। ठीक है, हाउएवर जो कश्मीर के मैंने जो आपको बताया कुछ देर पहले कि कश्मीर को मोहम्मद कभी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कभी सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशन उनकी फेवरेबल नहीं थी। फिर क्या हुआ, बाय 1015 मोहम्मद ने इंडो गैंगेटिक वैली की बहुत सारे एरिया में अटैक कर दिए थे। उसकी पर्टिकुलरली रीजन यही था कि उनको हमारे जो कल्चर थी, हमारे जो हिंदू टेम्पल्स थी वो बहुत ही रिच थी, क्योंकि आपको पता है गुप्ता एम्पायर और हर्ष एम्पायर वो सब बहुत ही रिच किंग्स थे, रूलर थे, पावरफुल रूलर थे और उन्होंने बहुत ही किंग्स हेरिटेज थी हमारी, इसी वजह से उनको बहुत सारे टेम्पल्स और टाउन्स को प्लंडरिंग किए उन्होंने, ये एम था। और बहुत सारी वेल्थ उन्होंने इकट्ठा करके अपने राज्य को ले गए और ये वेल्थ लेने की वजह यही थी क्योंकि उनको मोहम्मद जो थे, गाजियाबाद किंगडम थी, उनको हमेशा तुर्क से, जो नॉन मुस्लिम तुर्क थे उनके साथ लड़ाई करना पड़ रहा था, इसी वजह से उनको सोल्जर्स की बहुत ज़रूरत थी, गाजी सोल्जर्स और डिफरेंट टाइप के उनको मेंटेनेंस करना, अपने कैवेलरी को बढ़ावा करना, ये सब के लिए उनको बहुत सारी वेल्थ की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो प्लंडरिंग कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने जो रेड किया था मैंने इंडिया में वो लगभग ये था, थानेश्वर जो था ओल्ड कैपिटल ऑफ हर्ष, उसको भी प्लंडरिंग किया, रेड किया कन्नौज को, मथुरा को 1018 में। 25 में सोमनाथ, गुजरात की जो सोमनाथ मंदिर है वो एक बहुत ही रिच टेम्पल थी, शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है उनको, और वो
शिवलिंग को उन्होंने ध्वस्त विध्वस्त कर लिया और वहाँ पे सब कुछ ले गया। वो एक बहुत ही खुशहाल पोर्ट थी, बहुत ही फेमस एंड रिच पोर्ट थी, उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। फिर कालिंजर इन बुंदेलखंड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी जहाँ पे उन्होंने रेड किया था तब, ठीक है। ये सब रेड करने की वजह और भी एक थी, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं थी नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो राजपूत वगैरह थे वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे और लोग वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसकी वजह से वो ठीक से मतलब उनको रेजिस्टेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से रेड बहुत सिंपल हो गया था। फिर उन्होंने उनकी डेथ हो गई 1013 में। तो आफ्टर डेथ, मोहम्मद के डेथ के बाद एक पावरफुल एम्पायर राइज किया जिसका नाम था सेल्जुक। एंड ये जो सेल्जुक एम्पायर था वो इंक्लूडेड सीरिया, ईरान एंड ट्रांसऑक्सियाना, ये सब एरिया को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर क्रिएट होने लगा जिसका नाम था सेल्जुक। और इन्होंने मासूद मासूद जो थे वो मोहम्मद के सन थे, उनको डिफीट किया। गाज़ियाबाद एम्पायर को श्रांक कर दिया, जो कि गजनी एंड पंजाब के अंदर वो श्रांक होके रह गया। तो उसके बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यू स्टेट्स अराइज हुआ इन नॉर्थ इंडिया व्हिच कुड काउंटर द गाज़ियाबाद। फिर गाज़ियाबाद एम्पायर धीरे धीरे डाउन होने लगा, डाउनफॉल होने लगा। और उसको नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे एम्पायर्स थे जो राइज हो रहे थे, जो स्टेट्स और उनके जो रूलर्स थे वो थोड़े स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रजिस्ट किया गाज़ियाबाद को। तो इसके साथ हमारा गाज़ियाबाद के टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो मुझे लगता है बहुत ही डिटेल्स के साथ मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजपूत स्टेट के बारे में, राजपूत के बारे में। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।